साल था 1955। इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक बड़ा जलसा हो रहा था। एशिया और अफ्रीका के नए नए आज़ाद हुए देश पहली बार एक साथ एक मंच पर थे। भारत इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य आयोजकों में से एक था। प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और उनके डेलीगेशन के लिए अपना एक खास विमान भेजा। विमान का नाम था कश्मीर प्रिंसेस। 11 अप्रैल 1955 हांगकांग का काई टाक एयरपोर्ट विमान जकार्ता के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर एक खबर आई। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो इस विमान से सफर नहीं करेंगे। विमान ने दोपहर करीब 1:30 बजे कुछ चीनी अफसरों और पत्रकारों को लेकर उड़ान भरी। 5 घंटे तक सब ठीक था और फिर आसमान में 18,000 फीट की ऊंचाई पर विमान के दाहिने हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन आग का गोला बन गया और सीधा इंडोनेशिया के पास समंदर में जा गिरा। विमान में सवार 19 लोगों में से 16 की मौत हो गई। सिर्फ 3 क्रू मेंबर किसी तरह अपनी जान बचा पाए। हादसे की खबर दिल्ली पहुंची तो हड़कंप मच गया। चीन ने तुरंत इसे एक सोची समझी साजिश बताया। दुनिया भर में कानाफूसी होने लगी कि कहीं इसके पीछे भारत का तो हाथ नहीं। नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई वाली इमेज पर और भारत की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया था। तब नेहरू ने अपने सबसे काबिल लोगों को बुलाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बीएन मलिक ने एक नाम सुझाया, एक 37 साल का नौजवान पुलिस अफसर जो अब तक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। उसे इस इंटरनेशनल साजिश की तह तक जाने का जिम्मा मिला। एक ऐसा केस जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और ताइवान सब उलझे हुए थे। वो अफसर हांगकांग पहुंचा, बीजिंग गया और अपनी जांच से यह साबित कर दिया कि बम ताइवान की खुफिया एजेंसी के एक एजेंट ने रखवाया था। मकसद था चाउ एन लाई को खत्म करना। भारत की इज्जत बच गई। चीनी प्रधानमंत्री उस अफसर की जांच से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसे डिनर पर बुलाया और अपनी कीमती पर्सनल मुहर तोहफे में दी। भारत को इस अंतर्राष्ट्रीय तोहमत से बचाने वाले अफसर का नाम था रामेश्वर नाथ काव। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में जानेंगे भारत के सबसे लेजेंडरी स्पाई मास्टर आर.एन. काव की कहानी। कैसे एक सीधा साधा दिखने वाला अफसर दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों का बॉस बना और कैसे उसने रॉ को खड़ा किया। कहानी शुरू होती है बनारस से। 10 मई 1918 एक कश्मीरी पंडित परिवार में रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ। उनके पिता द्वारिका नाथ काव डिप्टी कलेक्टर थे। घर में सब ठीक था, लेकिन काव जब सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता की अचानक मौत हो गई। 5 साल की उम्र में उनकी मां विधवा हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी ऐसी कि उन्हें बनारस छोड़कर अपने चाचा के पास बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा। काव का बचपन बहुत अकेला और उदास बीता। स्कूल में उन्हें नए दोस्त नहीं बल्कि नए नाम मिले। उनका सरनेम था काव। बच्चे उसे बिगाड़ कर काऊ यानी गाय बुलाते। वजन थोड़ा ज़्यादा था, करीब 55 किलो। तो कोई उन्हें आलू की बोरी कहता तो कोई सांवले रंग की वजह से उन्हें ब्राउन बफेलो। इन तानों का असर गहरा हुआ। वो लड़का अपने ही अंदर सिमट गया, खामोश रहने लगा, लोगों से दूर। वो इतने शर्मीले हो गए थे कि स्कूल की कैंटीन में अकेले जाकर कुछ खरीद कर खा भी नहीं पाते थे। कई बार तो घर से नौकर भेजा जाता था जो उनके लिए खाना खरीदता था। परिवार की हालत डांवाडोल थी, कभी बड़ौदा, कभी उन्नाव, कभी वापस बनारस। पढ़ाई में भी वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। उनकी माँ चाहती थी कि कोई नौकरी कर ले क्योंकि घर के पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन काव ने जोर देकर कहा कि उन्हें आगे पढ़ना है। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहां आकर मानो काव को अपना हुनर मिल गया। अंग्रेजी लिटरेचर में उनकी दिलचस्पी जागी। वो यूनिवर्सिटी के बेहतरीन डिबेटर्स में से एक बन गए और 1938 में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उन्हें 2 गोल्ड मेडल मिले। ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। अब मंजिल थी सिविल सर्विस। 1940 में उन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस का एग्जाम पास कर लिया। आज की आईपीएस सर्विस। उनका सिलेक्शन भी बड़े नाटकीय ढंग से हुआ।
उस साल यूपी से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट लिए जाने थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेज कैंडिडेट मिल नहीं रहे थे, तो एक सीट और बढ़ा दी गई और काव उसमें सेलेक्ट हो गए। ट्रेनिंग शुरू हुई मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। यहाँ काव का सामना एक नई दुनिया से हुआ। माहौल पूरी तरह से औपनिवेशिक था। मेस में इंडियन म्यूजिक बजाने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज अफसर इंडियन खाने का मजाक उड़ाते और पूछते, डज दिस फूड टेस्ट एज बैड एज इट लुक्स? क्या ये खाना उतना ही बुरा है जितना दिखता है? कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसिपल भी काव पर खास नज़र रखता था। क्यों? क्योंकि काव हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ते थे, जिसे आज़ादी के आंदोलन का समर्थक माना जाता था। एक दिन प्रिंसिपल ने सबके सामने तंज भी कसा, अगर कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट के बारे में कुछ जानना हो तो काव से पूछो। साल बदले, देश बदला। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। अंग्रेज अफसर जा रहे थे, उनकी जगह भारतीय अफसर ले रहे थे। इसी बदलाव की लहर पर सवार होकर काव पहुंचे दिल्ली और ज्वाइन किया इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। उस दौर में आईबी पर अंग्रेजों का दबदबा था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। कहा जाता है कि आर.एन. काव आईबी ज्वाइन करने वाले पहले हिंदू अफसर थे। ये एक नई दौर की शुरुआत थी। आईबी के डायरेक्टर थे बी.एन. मलिक। मलिक ने काव के हुनर को पहचान लिया। उनकी खामोशी, उनकी तेज नज़रें और हर काम को परफेक्शन से करने की आदत। मलिक ने काव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा का जिम्मा। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये काव के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। नेहरू के साथ वो देश विदेश घूमने लगे, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिले, डिप्लोमेसी और पावर के खेल को करीब से देखा और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ्स से उनके कॉन्टैक्ट्स बने। इन मुलाकातों ने एक पुलिस अफसर को भविष्य के स्पाई मास्टर में बदलना शुरू कर दिया था। काव कितने चौकन्ने रहते, इसका एक किस्सा बहुत मशहूर है। साल था 1950। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ भारत दौरे पर थी। उनका काफिला बम्बई की सड़कों से गुजर रहा था। भारी भीड़ थी। काव की नज़रें बाज की तरह चारों तरफ घूम रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने महारानी की तरफ कुछ फेंका। इससे पहले कि कोई समझ पाता, काव बिजली की तेजी से आगे बढ़े और इस चीज को अपने ऊपर ले लिया। वो एक फूलों का गुलदस्ता था। महारानी ने काव की फुर्ती देख ली थी। बाद में उन्होंने काव से मुस्कुरा कर कहा, गुड क्रिकेट। काव की काबिलियत की चर्चा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। साल 1957 नेहरू कॉमनवेल्थ की मीटिंग के लिए लंदन में थे। वहां उनसे मिले घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नुक्रुमा। घाना नया नया आज़ाद हुआ था। नुक्रुमा ने नेहरू से एक अजीब मदद मांगी। उन्होंने कहा, हमें एक विदेशी खुफिया एजेंसी बनानी है, अपना एक अफसर भेजिए जो हमारी मदद कर सके। नेहरू ने इस काम के लिए काव को चुना। काव घाना पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस, ना स्टाफ, ना कोई सिस्टम। उन्होंने जीरो से शुरुआत की। घाना के 2 पुलिस अफसरों को चुना, उन्हें दिल्ली लाकर ट्रेनिंग दी और 1 साल के अंदर घाना की पहली फॉरेन सर्विस रिसर्च ब्यूरो यानी FSRB खड़ी कर दी। 2 जंगें और 2 बड़े धोखे। पहला धोखा मिला 1962 में। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत की आंखें और कान कमजोर थे। खुफिया जानकारी जीरो थी। पता ही नहीं चला कि चीन कब, कहां और कितनी बड़ी तैयारी के साथ हमला करने वाला है। इस हार के बाद दिल्ली की नींद टूटी। प्रधानमंत्री नेहरू को समझ आ गया कि सिर्फ फौज से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका की मदद से 2 नए सीक्रेट संस्थाएं बनाई गई। एविएशन रिसर्च सेंटर ARC, जिसका काम था हवाई जासूसी करना, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, जिसमें तिब्बती लड़कों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया गया। और ARC का पहला बॉस किसे बनाया गया? वही अफसर जिसने घाना में एजेंसी खड़ी की थी, रामेश्वर नाथ काव। अभी 1962 का घाव भरा भी नहीं था कि 1965 में दूसरा धोखा मिला, इस बार पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेज दिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। फौज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एक सवाल फिर खड़ा हो गया। इंटेलिजेंस एजेंसी IB इस बार भी सोती रह गई।
उसे इतने बड़े पाकिस्तानी घुसपैठ की भनक तक नहीं लगी। सेना गुस्से में थी। आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने सरकार को साफ साफ कह दिया कि IB से ये काम नहीं होगा, हमें अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चाहिए। अब सीन में एंट्री होती है इंदिरा गांधी की। 1966 में वो प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता उनके लिए खतरा थे। इनमें से एक बड़ा नाम था गृह मंत्री YB चौहान। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती थी। इंदिरा गांधी को शक था कि चौहान IB का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकते हैं। उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया। फैसला हुआ, IB से विदेशी जासूसी का काम छीन लिया जाएगा। एक नई एजेंसी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। इस नई एजेंसी का खाका, उनका ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिम्मा किसे दिया गया? जाहिर है RN काव को। काव ने कुछ ही महीनों में एक डिटेल्स प्लान प्रधानमंत्री को सौंपा। इंदिरा गांधी ने उसे हरी झंडी दे दी। 21 सितंबर 1968 को भारत की अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ। नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। ये नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था ताकि एक कैबिनेट सेक्रेटरीट के एक मामूली रिसर्च करने वाले विंग की तरह लगे और किसी को इसकी असली ताकत का अंदाजा ना हो। ये शुरुआत आसान नहीं थी। IB अपने पुराने अफसर, अपनी फाइलें, यहाँ तक कि अपनी कुर्सी मेज भी देने को तैयार नहीं था। विदेश मंत्रालय को डर था कि रॉ इसकी ताकत छीन लेगी। काव ने देश भर की अलग अलग सर्विस से बेहतरीन अफसरों को चुना, पुलिस, सेना, यहाँ तक कि पोस्टल सर्विस से भी। ये वो लोग थे जिन्हें बाद में दुनिया ने काव बॉयज के नाम से जाना। 25 मार्च 1971 आधी रात पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की सड़कें गोलियों और टैंकों की आवाज से गूंज उठी। पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया था। इस खूनी खेल को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। मामला शुरू हुआ था 1970 के चुनाव से। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया। नियम के हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के फौजी जनरल और नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ये मानने को तैयार नहीं थे। जब बंगालियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्होंने जनरल याह्या खान ने उन्हें खामोश कराने के लिए अपनी फौज भेज दी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, छात्रों, हिंदुओं और अवामी लीग के सपोर्टर्स को चुन चुनकर मारा गया। दिल्ली में एक शख्स था जिसे इस तूफान का अंदाजा पहले से था, RN काव। उन्होंने जनवरी 1971 में ही यानी कत्लेआम से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक सीक्रेट नोट भेजा। उसमें साफ लिखा था कि पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं और वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ जंग छेड़ सकता है। काव की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद लाखों बंगाली शरणार्थी भागकर भारत आने लगे। भारत पर एक नया संकट आ खड़ा हुआ। तब इंदिरा गांधी ने काव को बुलाया। फैसला हुआ कि भारत बंगालियों की आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद करेगा। रॉ का ये पहला बड़ा ऑपरेशन था और काव ने इसे एक शतरंज की बिसात की तरह बिछाया। पहला मोर्चा था राजनीतिक रॉ के सबसे काबिल अफसरों में से एक PN बनर्जी, जिन्हें बांग्लादेशी नेता नाथ बाबू के नाम से जानते थे, को ये जिम्मा मिला। वो बांग्लादेश की निर्वासित सरकार और भारतीय लीडरशिप के बीच सबसे अहम कड़ी बन गए। दूसरा मोर्चा था गुरिल्ला युद्ध का। पूर्वी पाकिस्तान के नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू हुआ। ये लड़ाके कहलाए मुक्ति वाहिनी। इन्हें ट्रेनिंग देने का जिम्मा काव ने SFF के चीफ मेजर जनरल SS उबान को दिया। मुक्ति वाहिनी ने 9 महीने तक पाकिस्तान फौज की नाक में दम कर दिया। उन्होंने पुल उड़ाए, सप्लाई लाइंस काटी और पाकिस्तान सेना को चैन की सांस नहीं लेने दी। बांग्लादेश युद्ध से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। काव के नंबर 2 के शंकरन नायर का एक जासूस पाकिस्तान के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी जनरल याह्या खान के ऑफिस में बैठा था। नवंबर 1971 के आखिरी हफ्ते में उस जासूस ने दिल्ली एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, पाकिस्तान भारत के एयरफोर्स बेस पर अचानक हमला करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। काव ने तुरंत प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को बताया। इंडियन एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। मैसेज के हिसाब से हमले की तारीख 1 दिसंबर थी। 1 दिसंबर बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 दिसंबर भी निकल गया, कोई हमला नहीं हुआ। एयरफोर्स के अफसर परेशान हो गए। उन्होंने नायर से कहा, हम और अलर्ट नहीं रख सकते, आपके सोर्स की जानकारी गलत है।
लेकिन नायर को अपने जासूस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एयरफोर्स से कहा बस 24 घंटे और रुक जाइए, और फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट ने भारत के कई एयरबेस पर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन भारत तैयार था। पाकिस्तान का सरप्राइज अटैक बुरी तरह फेल हो गया। रॉ की इस एक खुफिया जानकारी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 13 दिन की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को हरा दिया। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ढाका में सरेंडर कर दिया। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, और इस जीत के पीछे सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक थे आर.एन. काओ। 1971 की जीत ने इंदिरा गांधी की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया। भारत अब साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन हिमालय की गोद में एक छोटा सा कांटा अभी भी चुभ रहा था, सिक्किम। सिक्किम तब भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रोटेक्टोरेट था, यानी एक संरक्षित राज्य। उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी, लेकिन अंदरूनी मामलों में वो आज़ाद था। सिक्किम के राजा थे चोंग्याल, पलदेन थोंडुप नामाग्याल, और उनकी एक अमेरिकन रानी होपकुक चोग्याल के सपने बड़े थे। वो 1950 की संधि को बदलकर सिक्किम को भूटान की तरह पूरी आज़ादी दिलवाना चाहते थे। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि सिक्किम की सीमा चीन से लगती थी। उधर सिक्किम की जनता, जिसमें ज़्यादातर नेपाली मूल के लोग थे, चोंग्याल के राज से परेशान थे। काजी लेहंदुप दोरजी जैसे नेता लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। दिसंबर 1972 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काओ को अपने ऑफिस में बुलाया। सिर्फ एक लाइन कही, काओ कैन यू डू समथिंग अबाउट सिक्किम। काओ ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपासालार नाथ बाबू यानी पीएन बनर्जी को बुलाया। प्लान बना, चोंग्याल को उसी के खेल में मात देनी थी। रॉ ने सिक्किम की प्रो डेमोक्रेसी पार्टियों को चोरी छिपे पैसा और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मकसद था आंदोलन को इतना बड़ा बना दो कि चोग्याल घबरा कर खुद भारत से मदद मांगे। 4 अप्रैल 1973 चोंग्याल का 50वां जन्मदिन था। रॉ के इशारे पर हजारों प्रदर्शनकारी गंगटोक की सड़कों पर उतर आए। चोंग्याल के महल को घेर लिया गया। आखिरकार 8 अप्रैल 1973 को चोग्याल ने वही किया जो काओ चाहते थे। उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी और सिक्किम का पूरा प्रशासन भारत के हवाले कर दिया गया। ये पहली जीत थी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ इंटरवल था। असली क्लाइमेक्स काओ और उनकी टीम ने पहले ही लिख रखा था। अगले 2 साल तक रॉ ने पर्दे के पीछे से अपनी चालें चली। सिक्किम में चुनाव हुए। काजी लेंदुप दोरजी की पार्टी 32 में से 31 सीटें जीत गई, लेकिन चोंग्याल अभी भी बाज नहीं आ रहे थे। वो विदेशी मंचों पर भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। अब आखिरी दांव चलने का वक्त आ गया था। रॉ ने एक फाइनल प्लान बनाया। पहला कदम, सिक्किम गार्ड से हथियार छीन लो। दूसरा कदम, विधानसभा से राजशाही खत्म करने और भारत में विलय का प्रस्ताव पास करवाओ। तीसरा कदम, और फिर जनमत संग्रह कराकर उस पर जनता की मुहर लगवा दो। प्लान पर अमल शुरू हुआ। 9 अप्रैल 1975 भारतीय सेना ने सिर्फ 20 मिनट के अंदर चोंग्याल के महल को घेर कर उसके 400 गार्ड से हथियार छीन लिए। एक गार्ड ने विरोध किया, वो मारा गया। चोंग्याल अपने ही महल में कैदी बन गए। अगले दिन 10 अप्रैल को सिक्किम की नई विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया, राजशाही खत्म और सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय। कुछ ही दिनों में जनमत संग्रह हुआ और 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 15 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। रॉ ने बिना कोई जंग लड़े सिर्फ दिमाग के जोर पर भारत का नक्शा बदल दिया था। ये काओ की एक और मास्टर स्ट्रोक जीत थी। बांग्लादेश बन चुका था, सिक्किम भारत का हिस्सा था। आर.एन. काओ और रॉ अपनी कामयाबी के शिखर पर थे, लेकिन सियासत की दुनिया में शिखर पर टिके रहना सबसे मुश्किल काम होता है। अगस्त 1975 रॉ के लिए एक बहुत बुरी खबर आई। ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार समेत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। काओ को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद मुजीब को 2 बार पर्सनली मिलकर आगाह किया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन मुजीब ने हंसकर टाल दिया था। उन्होंने कहा, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरा कुछ नहीं करेंगे। मुजीब की हत्या ने दिल्ली में इंदिरा गांधी को हिलाकर रख दिया। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी।
फिर साल आया 1977, देश में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार बनी। देसाई सरकार रॉ को इंदिरा की प्राइवेट आर्मी मानती थी। प्रधानमंत्री देसाई ने काव को कई बार सबके सामने अपमानित किया था। आखिरकार काव ने खामोशी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद उनके नंबर 2 शंकरन नायर ने भी कुछ ही महीनों में इस्तीफा दे दिया। रॉ के दोनों फाउंडिंग फादर्स जा चुके थे। एजेंसी अनाथ हो गई थी। काव रिटायर तो हो गए, लेकिन देश को अभी भी उनकी जरूरत थी। देसाई सरकार अमेरिका के दबाव में आकर एनपीटी पर साइन करने की सोच रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो भारत कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाता। तब रॉ के नए चीफ एनएफ सुनतुकू, जो काव के ही शागिर्द थे, मदद के लिए रिटायर्ड काव के पास पहुंचे। काव ने पर्दे के पीछे से अपनी चाल चली। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और भारत के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी सेठना से बात की। सेठना ने मोरारजी देसाई को समझाया कि एनपीटी पर साइन करना देश के लिए कितना खतरनाक होगा। देसाई मान गए। काव ने रिटायरमेंट में रहते हुए भी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा लिया था, लेकिन देसाई ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रॉ ने सालों की मेहनत से पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट कहूटा का पता लगाया। देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक से फ़ोन पर बात करते हुए कह दिया, हमें तुम्हारे कहूता के बारे में सब कुछ पता है। एक झटके में रॉ की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पाकिस्तान सतर्क हो गया। 1980 में इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर वापस लौटी। उन्होंने काव को भी वापस बुलाया। सीनियर एडवाइजर के पद पर सैलरी थी, महीने का 1 रुपया। काव ने पंजाब में बढ़ते खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर इंदिरा गांधी को कई बार चेताया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी की जान को खतरा बढ़ गया तो काव ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने सलाह दी कि प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और उनके सबसे करीबी सुरक्षा घेरे से सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। ये काव की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रोफेशनल हार थी। वो शख्स जिसने देशों के नक्शे बदल दिए, वो अपनी प्रधानमंत्री को नहीं बचा सका। इस घटना ने उन्हें तोड़कर रख दिया। इसके बाद वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में चले गए। रामेश्वर नाथ काव सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने रॉ, एआरसी और एसएफएफ जैसी संस्थाओं की नींव रखी। फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ ने उन्हें 1970 के दशक के 5 सबसे महान स्पाई मास्टर्स में गिना था। वो एक ऐसे जेंटलमैन थे जो 3 पीस सूट पहनते थे, मूर्तियां गढ़ते थे। 20 जनवरी 2002 को 83 साल की उम्र में भारत का ये सबसे बड़ा जेंटलमैन स्पाई मास्टर खामोशी से इस दुनिया से चला गया, अपने पीछे छोड़कर रॉ की एक ऐसी विरासत जो आज भी भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाए रखती है। तो ये थी रामेश्वर नाथ काव से जुड़ी पूरी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।